न राकेश जी पढ़ाई करने में बहुत अच्छे थे। जो दूसरी बिटिया जो वो भी उनसे भी अच्छी थी। ये दोनों एक ही क्लास में हो गए, तो हमने सिस्टर से कहा इसका कम कर दो, इसको फेल करके नीचे करो, नहीं तो ये तो क्या करती थी सब भैया रिक्शे में बैठे बैठे डॉक्टर साहब तो वहीं खड़े खड़े अपना वो कर लेते थे। जैसे होमवर्क मिला वहीं खड़े खड़े या तो रिक्शे में बैठ के कर लिए, घर आए तो कोई होमवर्क नहीं। मैंने कहा तुम पढ़ते नहीं। मम्मी इनके अपना ये करती रहती थी, हमको तो इतना वो नहीं, क्योंकि हमने कर तो लिया ये देखिए, तो वो नकल कर लेती थी। ये 12-13 महीने छोटे बड़े हैं ना दोनों, और बहुत वो थे, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। और अपना ठीक है भाषण वाषण एक दिन दिलवाया, वो ज़्यादा बड़ी नेता थी, ये थोड़ा डॉक्टर साहब को कंपटीशन हुआ, उसमें उनको भाषण वाषण दिलवाया। तो सिस्टर ने हमको बुलाया कि आप जो हैं इसके आज वो बनेंगे, चीफ गेस्ट बनिए सब बेटे। बहुत बढ़िया भाषण दिया डॉक्टर साहब ने, हिंदी में बोले जम के। हाँ, और बिटिया ने खूब ताली बजवाई। आज के समाज को बनाने में पिछली से भी पिछली पीढ़ी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 15 अगस्त 1947 का वो हिंदुस्तान जो घुटने के बल भी चलना नहीं जानता था। हम में से कुछ लोग भूल गए होंगे, इसलिए आज आपकी मुलाकात एक खास पर्सनालिटी से करवाएंगे। ये वो शख्स है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए देखा। वो बारिश का दौर था, तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों में लहराते हुए उन्होंने देखा है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी उनके जहन में वो लम्हा फ्रेम बाय फ्रेम समाया हुआ है। आज उनसे बात करेंगे उनके सोशलिस्ट विचारधारा के बारे में, चर्चा करेंगे एक ऐसे हिंदुस्तान की जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। उसकी नींव ईमानदारी और सोशलिज्म की बुनियाद पे बनी थी। बाबा, आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? घर पे कौन कौन था उस वक्त? मूलतः हम लोग बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं। मूलतः हमारे दादाजी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर होकर के अपने गांव में सन 33 में आए। फिर वहाँ उन्होंने मकान बनाया। चूँकि वो इंस्पेक्टर थे, उनके एक ही लड़का था जो हमारे पिताजी। मेरा जन्म सन 1941 को वहीं हुआ, और उस समय हमारी ननिहाल बर्मा में थी, क्योंकि हमारे नाना वगैरह जो हैं रहने वाले वो भी बाराबंकी के थे, लेकिन वो माइग्रेट कर गए थे। और अक्टूबर या दिसंबर 42 में हमारी माताजी का निधन हो गया। उस समय टाइफाइड से पीड़ित थी, और टाइफाइड का दुनिया में कोई इलाज नहीं था। तो चूँकि हमारी माताजी नहीं रहीं, तो फिर हमारे जो दादाजी थे मूलतः वही हमारी देखभाल करते थे। ले गए, और करने की कोई बात ही नहीं थी। और हमारी जो दादी जी थी ना, उनको मोतियाबिंद था, तो वो देख नहीं पाती थी। फिर भी मतलब उस समय सब कुछ साधन थे, लोग रखे गए थे। तो 3-4 साल तो हमारी बहुत अच्छी तरह से केयर हुई। तब तक 45 में या 44 में हमारे दादाजी का भी देहावसान हो गया। सन 47 में जब आज़ादी हुई, तो हमारे बगल में एक ज़मींदार थे ठाकुर साहब, तो वो एक प्राइमरी स्कूल था सरकारी। तो वहाँ पर वो आज़ादी का वो हुआ कि साहब सब लोग वो सवेरे प्रभात फेरी निकालेंगे, ये करें। तो खूब पानी बरसा था। हम लोग बच्चे थे, लेकिन साहब बहुत भीड़ प्राइमरी स्कूल में, झंडा, खूब लड्डू उन्होंने बेचारों ने बंटवाए, हमें अच्छी तरह याद है। और अच्छा जश्न बनाया गया, और एक खुशी का माहौल था। जनता में भी एक, मेरे हिसाब से जो मैं उस समय महसूस कर पाया कि सब लोग बड़े प्रसन्न थे कि भाई चलो आज़ादी मिली, कुछ अच्छा ही होगा। ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद इंडिया में लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था। ऐसे दौर में आपकी एजुकेशन कैसे हुई? हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हम अपने लड़के को MBBS तो करा दें, ग्रेजुएशन करा। उस समय ये होता था ग्रेजुएशन जरूर कर लो, सब लोगों से ये कहते थे, सब लोग कहते थे ग्रेजुएशन जरूर कर लेना चाहिए। जो हमारे यहाँ के BSc की डिग्री थी क्रिश्चियन कॉलेज की, वो बहुत अच्छी मानी जाती। वहाँ 2 फेमस बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाने वाले थे, जॉर्डन और निगम, वो वहीं थे, वही पढ़ाते थे। मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर था। मैं इस बारे में अपने को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे शिक्षा के मामले में पूरा जैसे होता ना एक्सपोजर मिला और मौका मिला। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? पहला चुनाव हमने CL बेयर हॉस्टल में लड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी का। लड़कों ने चढ़ा दिया, कुछ थे हमारे लड़के साथ, लड़ो लड़ते हैं साहब, ठीक। उसमें 2 लड़के थे वहाँ के मुरादाबाद के, BA में पढ़ते थे हालांकि,
लेकिन अब वो यादवत जग गया, कहने लगा यार लड़ो चुनाव, देखा जाएगा। अब हमारे मामा जी बहुत नाराज़ हो गए, क्या तुम क्या ये बकवास करते हो। मैंने कहा साहब लड़ने तो देखा जाएगा, हार तो जाएंगे, ये तो हमें मालूम है। हार गए लेकिन लड़े चुनाव, 10 ही वोट मिले, लेकिन वो प्रक्रिया जो दिमाग में होता ना कि चुनाव लड़ने की, वो शुरू हो गई। होता नहीं कहीं ना कहीं से यू स्टार्ट। तो हमने ठीक है। आपने अपना करियर एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे शुरू किया फिर? हम BSc AG बॉटनी जोलॉजी में करके, BSc AG नहीं BSc, फिर हम डाइवर्ट हो गए एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर पढ़ने चले गए पन्नगर। तो अब वहाँ मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य था कि जैसे वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी जो है, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के उसमें पैट्रोनेज में वो बनी थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के। तो वहाँ पर वहाँ के प्रोफेसर डीन सब आए पढ़ाने, वहाँ से उन्होंने प्रोफेसर पोस्ट किए इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले, बोलने वाले या थोड़ा बहुत समझने वाले बच्चों में हम भी थे, चूँकि हम तो क्रिश्चियन कॉलेज के थे। उन 150 में 10-20 ही लड़के थे अंग्रेजी बोल लेते थे। इत्तेफाक से मैं भी कुछ नहीं यस सर वस सर नहीं, मतलब थोड़ा एक पार्टली हकलाते हुए बोल लेते थे, कम्युनिकेट हम कर सकते थे, क्योंकि हम क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे, समझ तो लेते ही थे, तो हमारी बड़ी इज्जत होती थी। वो पहली नौकरी कैसी लगी आपकी? तो हिंदुस्तान लीवर में एक मटर का प्रोजेक्ट चालू हुआ। मटर वो उन्होंने सोचा कि हम कल्टीवेट कराएंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, और वो आर्मी की सप्लाई के लिए सब्जियों का प्रोग्राम था। फिर ये हुआ कि लाओ इसको यहाँ बेचा जाए, तो वो डिहाइड्रेट करके मटर को पैकेट में बनाते थे, बनाने का उनका स्कीम थी। तो वहाँ एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे, वो आए कि भाई चलो यहाँ से हमको लड़के चाहिए, तो 20-30 लड़के वो, और तो यहाँ आए तो हमको हमारे डीन ने कहा दिया इनके साथ रहो, लड़कों का इंटरव्यू करा दो BSc वालों का। तो हम दिन भर उनके साथ बैठे रहे। तो शाम को कहें यार तुम लोग नहीं नौकरी करोगे? तो हमने कहा साहब क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम अपने यहाँ MSc वालों को बुलाओ, हम MSc वालों को हमें ज़रूरत है। तो हमने बुलाया, तो हमारे कमरे में या किसी सामने कमरे में बैठ करके उन्होंने 8-10 लड़कों से इंटरेक्ट किया जो MSc में पढ़ते थे, और उस समय हमको उन्होंने 470 रुपये ऑफ़र किए थे, 470 प्लस अदर एमेनिटीज। तो सब कहे कि हमने 250 से नौकरी शुरू की, अब मेरी 300 हुई, तुमको साढ़े 470 मिले, नहीं जाओगे? छोड़ो बक जाओ। डीन कहें, वो कहें, सब कहें। तो हम चले गए, वहाँ गए, बड़ी इज्जत मिली। उन्होंने एक नई गाड़ी की चाबी दी, ड्राइवर का, ये ड्राइवर आपके साथ रहेगा, आपकी पोस्टिंग हापुड़ में हो गया, हेडक्वार्टर आपका हापुड़ है। अब आप सोचिए इस तरह का हमको वो मिला। तो हम खैर हमारे एक साथी थे, वो हापुड़ में लोगों को जानते थे, आते जाते थे। उनका चलो यार हम तुमको, तो इस तरह से हमारी नौकरी शुरू हुई। नौकरी करते करते आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा था? जो आप बता रहे टर्निंग पॉइंट, तो आदत बीमारी की थी ही। तो वहाँ जैसे उस जमाने में ट्रेड यूनियंस बहुत एक्टिव थी। नया नया ज़माना था ना, लेबर लॉ ये बन रहा, वो बन रहा, 8 घंटे ड्यूटी, ये सब। तो हमारी जो गाज़ियाबाद की हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री है, डालडा वहाँ बनता था, वहीं पर ये पीस का प्लांट लग गया, हम लोगों का हेडक्वार्टर हो गया। तो हम लोगों को तो ये कम तनख्वाह देते थे, जो जनरल मजदूर हमसे ज़्यादा तनख्वाह पाता था। हिंदुस्तान लीवर की सैलरी बहुत अच्छी थी। तो उसी में वो एक ट्रेड यूनियन थी वहाँ, जॉर्ज फर्नांडिस वाली हिंद मजदूर सभा। उसमें ट्रेड यूनियन नेटवर्क पूरे कंट्री में बहुत ज़बरदस्त था। तो उस समय ट्रेड यूनियन का बलबला था, तो जो आदमी आता था बड़ा सब जोशीला होता था और खूब होता था। तो हम भी वो चस्के में देखे, हमको कोई वो नहीं थी। लेकिन अब साथ में उनका आज यहाँ जलूस निकाला जाएगा, इस तरह से हुआ, कोई बहुत आउट ऑफ। लेकिन ये लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूंजी, ये लोग जो हैं बहुत नुकसान करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम चेंज होकर के फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में आ गए, फर्टिलाइज़र की मार्केटिंग में। तब से 29-30 साल यहाँ नौकरी की। फिर यहाँ पर भी मैं यूनियन बना डाली। ये भी ICI की कंपनी, वो भी इंग्लिश कंपनी जिसके पेंट बनते। तो यहाँ पर भी ये हम रहे कि सब ऑर्गेनाइजेशन में जरूर है, संगठन बनाया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये सब यही करते रहे। मतलब एक एग्रेसिव
माइंडसेट से नौकरी करते रहे, तो प्रमोशन तो मिलने का सवाल ही नहीं, निकाले नहीं गए, यही बहुत है। आज के इस एआई के युग से अगर उस हिंदुस्तान को कंपेयर करें तो आपको सबसे ज़्यादा क्या इम्प्रेसिव लगता है? तो वहाँ सैलरी पर कभी दस्तखत नहीं लिए जाते, कैश मिलती थी, कैशियर लिफाफे में डाल करके आपको पकड़ा देते थे। पूरी फैक्ट्री की सैलरी जो भी एम्प्लॉय थे सबको, कोई कभी दस्तखत नहीं लिया उन्होंने। तो एक बड़ी बात है ना, कॉन्फिडेंस की बात है उस जमाने में। वो कह रहे थे, हमने कहा ये क्या आप साहब करेगा, क्या करेगा, क्या होगा। वो एक मेहनत था कैशियर, कहता था हम तो जितना वो लाते थे, कभी कभार 100 रुपये कम हो जाते थे, कभी सबे 100 रुपये बच जाते थे। तो अगले दिन जब जैसे कम हो गए, यार हमने ज़्यादा दे दिया किसी को, तो जिसके भी लिफाफे में ज़्यादा चला जाता था वो सवेरे वापस कर जाता था। एक दिन मैं पूछ रहा था, कहने लगा नहीं कभी नहीं होता, किसी के लिफाफे में कम गया तो दूसरे दिन आकर के हमसे कहता था, तो हम दे देते थे क्योंकि हमारे पास बच जाता था। हमारा मतलब है वो बात जो इंटीग्रिटी की थी वो सबसे ज़्यादा मुझे अपील की। ये एम्प्लॉयर का जो कॉन्फिडेंस आप पे है, तो आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप मार्क्सिस्ट विचारधारा से उस दौरान प्रभावित थे। एक्चुअली हम नहीं जानते थे मार्क्सिज्म क्या है, लेकिन हम लेफ्ट जो विचारधारा है वो उससे थोड़ा बहुत अभी भी प्रभावित हैं। और हम ये भी समझते हैं कि समानता तभी आएगी जब सबके लिए काम किया जाएगा। मार्क्सिस्ट विचारक को रेजिमेंटेशन थोड़े, वो ये कहते थे कि समता मूलक समाज कैसे बनाओगे, सबका हक है जीने का, सबका हक है खाना खाने का, तो वो तो आप दोगे ना। और जो काम जनरेट करता है उसको पैसा ना मिले, ये कैसे हो सकता? शोषण नहीं होना चाहिए। तो गांधी भी यही कहते थे। ये तो जो पूंजीपति है, अब इस समय तो एक्सट्रीम पूंजीपति लगा हुआ है। क्या अब हमारे अडानी साहब जो है वो कितने कई गुना करोड़ गुना संपन्न हो गए। रिलायंस वाले इतना पैसा कहाँ से कमा लिए? वो तो हम लोग अब थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि कैसे कमाए इन लोगों ने पैसा। एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है भाई, नहीं तो इतना पैसा कैसे एक आदमी कमा लेगा? इतना खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। एक आईएएस अफसर 10 करोड़ का बंगला बना ले तो भ्रष्टाचार नहीं है? दिखाई दे रहा है। एक आदमी बेचारा भूखा पड़ रहा है, झोपड़ियों में रह रहा है। जैसे लखनऊ की प्लानिंग हो रही है, ये कॉलोनी बनी, इस कॉलोनी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की धोबी नाई कैसे बसाओगे, बिना उसके काम नहीं चलता। भाई हमारे बर्तन मानने वाले की ज़रूरत है ना। अब यहाँ जब झुग्गी झोपड़ी डाल कर रहते हैं तो उसको भगाते हैं लोग सब। कायदे से एक प्लॉट होना चाहिए था जिसमें उनके लिए भी कोई बनाते कि भैया आखिर लोगों की जो सर्विस का, भाई ड्राइवर है कहाँ रहेगा, धोबी एक चाहिए ना, एक आबादी है तो धोबी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई जगह नहीं है यहाँ रहने। देखिए ये प्लानिंग की बता रहे, ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई है, उनकी समझ में नहीं आता कि यार कैसे करें। अब जब सड़क किनारे वो झुग्गी डाल के रहते हैं तो आप उनको भगाते हैं कि साले भग। अब वो सब भाग जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा? तो हम ये मान के चलते थे कि कम से कम एक आदमी को इतना तो हो पैसा मिले कि वो अपना परिवार चला सके। इसको आप मार्क्सिस्ट विचारधारा कहें या जो भी कहें। आपने यादव विकास मंच नाम से एक संस्था शुरू की थी जिसका कोर ऑब्जेक्टिव था समाज में एजुकेशन को बढ़ावा देना। लेकिन क्या ज़रूरत थी उस संस्था की? तो एक बार सन 90 में हम अपने गांव गए होली मनाने। तो ऐसे ही एक बैठे थे 3-4 लोग, एक दिन मिले तो हमने कहा यार क्या तुम लोग यादव हो? तो उस समय हमारे यहाँ बाराबंकी में कुर्मी समाज ने एक स्कूल खोल दिया था। तो मुझे भी लगा, सब लोग बैठे थे हमारे यहाँ, हमने कहा आज होली मिलन के लिए आइए सब लोग हमारे यहाँ। तो 35-36 लोग, पूरे शहर के सब जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, विधायक हो चाहे कोई हो, हर पार्टी का आदमी था। तो वहाँ चर्चा होने लगी। मैंने कहा बड़ी शर्म की बात है कि कुछ क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? दूध और खोए बेचते रहेंगे जिंदगी भर? समाज में कुछ तो होना चाहिए, चलो पढ़ाते हैं। बड़ा विचार विमर्श के बाद तय हुआ तब क्या किया जाए। मैंने कहा चलिए एक यहाँ आज एक प्रण करते हैं कि हम लोग जिले में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करेंगे। तो 2-4 लोग हंसने लगे, यहाँ प्राइमरी स्कूल बनाने का पैसा नहीं, डिग्री कॉलेज कहाँ बना लोगे? मैंने कहा यार ये स्काई इज द लिमिट। तो वहाँ पर एक यादव विकास मंच नाम की संस्था का जन्म हुआ।
तो संस्था का नाम क्या रखा जाए? मेरे मुंह से निकला कि लिखो यादव विकास मंच। तो हमने कहा आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिसके पास जो जेब में पैसा हो यहाँ रख दो निकाल करके। तो एक हमारे साथ में ही पढ़ता था लड़का, वो यहाँ टीचर था LT ग्रेड का, हमारे भाई भी थे। तो हमने कहा धर्मानंद यार एक कागज़ ले लो, इसे लिख लो कितना किसका पैसा है। 243 रुपये इकट्ठा हुआ, सबने अपने जेब से पूरी खाली कर दी। उसमें नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, जनसंघ के नेता भी, सब थे, और पूरा संगठन खड़ा किया। अभी भी है, जीवित है, उसके पास स्थान है, काम कर रहा है। उसी संगठन के माध्यम से हम लोग एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चला रहे हैं, उसके माध्यम से नहीं लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट है। बहुत बढ़िया कॉलेज है रामसेवक जी के नाम से, और वह चल रहा है। आप अपने टाइम पे ट्रेड यूनियन में रहे, लो इनकम ग्रुप के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑफिस वालों ने जॉब से निकाल दिया हो आपको? वो घटना ऐसा हुआ कि हमको चार्जशीट किया गया किसी मामले में। डायरेक्ट हमारे जो नीचे के स्टाफ के 2 लड़के थे वो बदमाशी किए, उन्होंने काम नहीं करते थे। हम चूँकि सुपरवाइज़र थे तो उन्होंने उनको तो चार्जशीट किया और हमको भी कर दिया कि तुम देखते नहीं और ये हुआ नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। अब उसकी इंक्वायरी होने लगी, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। इंक्वायरी अफसर थे, प्रोडक्शन मैनेजर जैन साहब सामने बैठे थे, और एक जो नेता हमारा था साला दोगला था, खैर वो हम अभी नहीं कहेंगे। और तो वो उसकी इंक्वायरी की प्रोसीडिंग लिख रहा था, तो मैंने कुछ कहा कि लिखो इसको। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं रिकॉर्ड होगा। 1-2 बार कहा तो हमको बहुत गुस्सा आ गया, पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। हमने मेज को मारा पैर, मेज उनके ऊपर धड़ाक से गिर गई और सब अफरा तफरी बच गई कि साहब ये क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो गया। तो नेचुरली कंपनी तो हमें बिल्कुल 5 मिनट के अंदर नोटिस चिपक गए, समरीली डिसमिस फॉर इनडिसिप्लिन, ये वो करके। खैर ठीक, हम डिसिप्लिन बाहर हो गए नौकरी से। मतलब डिफेंस में ऑफेंसिव एटीट्यूड था हमेशा, डरते वरते हम नहीं थे किसी, इसलिए ऐसा हो गया। पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर ट्रेड यूनियन, अब मार्क्सिस्ट भी नहीं है, तो फिर आप जिनके लिए लड़ते हैं या खड़े होते हैं उनको लेकर आपके अंदर क्या विचार हैं? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बस पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, सब में। भाई एक जैसे मिनिमम चीज़ें तो सबको मिलनी ही चाहिए ना, हर एक को मौका मिलना चाहिए अपने जीवन को अच्छी तरह जीने का। अब वो आप जो कह रहे हैं ना मार्क्सिज्म, अब हम मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। वो थ्योरी फेल हो गई मार्क्सिज्म की, जो उस समय सोवियत यूनियन और चाइना ये नहीं चलेंगी। थोड़ा बहुत चाहिए ना, जैसे हमारे यहाँ क्या किया, हमको अच्छी तरह याद है, जो हमारे यहाँ नेहरूवियन कॉन्सेप्ट था ना कि जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, बाकी हम प्राइवेट सेक्टर को पूरा मौका देते हैं, करो। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा ना कि भाई हम सबको मौका देंगे लेकिन 51% स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी ताकि आप जाति न कर सको। ये अच्छी बात हुई ना। यहाँ तो सब बेच दिया कि जो मना करो, ये फ़र्क हो गया। अब ये इसको आप क्या बोलेंगे, ये सूडो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म का ये मतलब थोड़ा है कि आप डकैती डालो और जनता से आप भूल जाओ कि साली जनता जिंदा है कि नहीं। आपको कांवड़ में लगा दिया, आप कांवड़ ढोइए, आपको परिक्रमा में लगा दिया, वहाँ परिक्रमा जाइए, दीपदान में लगा दिया, दीप जलाइए। भाई आप ही बताइए, शेयर वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है कि नहीं? इसे शेयर वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, ये गवर्नमेंट का काम थोड़ा है कि दिया जलावें। भाई जो उसको मानता है वो अपने पैसे से जलावे, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारे पैसे से क्यों? एक छोटी सी बात बता, तो हम यहाँ, ये हमारा मोहल्ला कमेटी है एक, तो होली मनाते थे सब। तो होली दहन वो कहते हैं ना, होली के पहले वो जलाते हैं ना होलिका। तो जब हम यहाँ आए थे तभी साल आया, हमने कहा काहे होलिका कौन जलाता है, कौन जलाता है, किसके पैसे जलाई जाती है? कहने लगे वो कमेटी के पैसा है वही से जलती है। मैं खबरदार, आज से होलिका में हमारा पैसा नहीं लगेगा। हम
किसी महिला को जलाने के पक्ष में नहीं है। आपको शौक है, आप अपने पैसे से जलाइए, बंद हो गया उनका दहन, अब अपने आप पैसे जलाते। अब फिर हो गया, पंडित तो मानेगा नहीं ना, हमने तो कहा हम पैसा नहीं देंगे और न वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। तब की इकोनॉमिक कंडीशन और आज की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं, मुझे कोई बेसिक डिफरेंस नहीं मिलता। स्ट्रगल तो है, क्योंकि महंगाई का असर, पहले इतनी महंगाई नहीं, मैं कृपणता थी, पैसा कम था, महंगाई महसूस होती थी। अब है और यार मिल नहीं रहा है, ये वो फर्क है। कुछ लोग बहुत मजा मार रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, ये फर्क है। किसी को बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई और कोई बेचारा कुछ है ही नहीं काम करने को। फर्क इतना ही है, मूल्यों का फर्क हो गया। अब वो गरीब और अमीर की खाई ज्यादा हो गई। मार्केट फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। मार्केट में बढ़िया लड़ी है तो हम भी लगाएं अपने यहाँ। गरीब आदमी अपनी झोपड़ी पर लगाता है। अबे हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे ऐसे लगा दे साहब, ले आए 10-2 ठो। वो चाइना की लड़ियाँ झोपड़ियों पे लगाई लोगों ने। कहीं ना कहीं तो एक सोच का फर्क है। पहले ये होता था कि सब लोग तो तेल के दिए जला देते थे, वो गर्म हो जाते थे, उसी से थोड़ा बहुत रोशनी हो जाती थी, तो एक बार को कीड़े मकोड़े मर गए। इसी कॉन्सेप्ट से तो ये लगाया गया था। राम आए कि नहीं, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि सीजन खत्म हुआ है ना, चेंज हो रहा है ना, खूब वो पत्तियां नहीं आ जाती थी उसमें, तो उसके लिए लगाते थे कि जब दिया जला देते हैं तो सब उस पर मर जाती थी, थोड़ा मच्छर मक्खी कम हो जाते थे। इस तरह से जीवन बहुत, जैसो कहते हैं ना कि आराम से चल रहा है, बस और क्या। आज भी इनके जहन में उस ईमानदार हिंदुस्तान की कहानियां फ्रेम बाय फ्रेम कैद हैं। वो एक दौर हुआ करता था जब चीज़ों की कीमतें कम और उसूलों की कीमतें ज़्यादा होती थी। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो हमें बताइए। तब तक के लिए देखते सुनते रहिए ट्रू अनसंग स्टोरीज। जय हिंद।